स्वागत है आपका द क्लासिकल स्टोरीज में। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी प्रायश्चित। तो चलिए शुरू करते हैं। दफ्तर में जरा देर से आना अफसरों की शान है। जितना ही बड़ा अधिकारी होता है उतना ही देर से आता है और उतने ही सवेरे जाता भी है। चपरासी की हाजिरी 24 घंटे की है। वह छुट्टी पर भी नहीं जा सकता, अपना एवज देना पड़ता है। खैर, जब बरेली जिला बोर्ड के हेड क्लर्क बाबू मदारी लाल 11 बजे दफ्तर आए, तब मानो दफ्तर नींद से जाग उठा। चपरासी ने दौड़कर पैर गाड़ी ली, अर्दली ने दौड़कर कमरे की चिक उठा दी और जमादार ने डाक की किस्त मेज पर लाकर रख दी। मदारी लाल ने पहला ही सरकारी लिफाफा खोला था कि उनका रंग फक हो गया। कई मिनट तक आश्चर्यचकित हालत में खड़े रहे, मानो सारी ज्ञानेंद्रियां शिथिल हो गई हो। मदारी लाल पर अब से पहले कई बार बड़े बड़े आघात हो चुके थे, पर इतने बदहवास वो कभी ना हुए थे। बात यह थी कि बोर्ड के सेक्रेटरी की जो जगह 1 महीने से खाली थी, सरकार ने सुबोध चंद्र को वह जगह दे दी थी। और सुबोध चंद्र वह व्यक्ति था जिसके नाम से ही मदारी लाल को घृणा थी। वही सुबोध बाबू जो मदारी लाल का सहपाठी था, जिसे गिराने की उन्होंने कितनी ही चेष्टा की पर कभी सफल ना हुए थे। वही सुबोध आज उनका अफसर होकर आ रहा था। सुबोध की इधर कई सालों से कोई खबर ना थी। इतना मालूम था कि वह फौज में भर्ती हो गया था। मदारी लाल ने समझा कहीं मर गया होगा, पर आज वह मानो जी उठा और सेक्रेटरी होकर आ रहा था। मदारी लाल को उसकी मातमी में काम करना पड़ेगा। इस अपमान से तो मर जाना कहीं अच्छा था। सुबोध को स्कूल और कॉलेज की सारी बातें अवश्य ही याद होंगी। मदारी लाल ने उसे कॉलेज से निकलवा देने के लिए कई बार मंत्र चलाए, झूठे आरोप लगाए, बदनाम किया। क्या सुबोध सब कुछ भूल गया होगा? नहीं, कभी नहीं। वह आते ही पुरानी कसर निकालेगा। मदारी बाबू को अपनी प्राण रक्षा का कोई उपाय न सूझता था। मदारी और सुबोध के ग्रोह में ही विरोध था। दोनों एक ही दिन एक ही साला में भर्ती हुए थे और पहले ही दिन से दिल में ईर्ष्या और द्वेष की चिंगारी पड़ गई, जो आज 20 वर्ष बीतने पर भी न बुझी थी। सुबोध का अपराध यही था कि वह मदारी लाल से हर बात में बढ़ा हुआ था। डील डॉल, रंग रूप, रीत व्यवहार, विद्या बुद्धि, ये सारे मैदान उसके हाथ थे। मदारी लाल ने उसका यह अपराध कभी क्षमा नहीं किया। सुबोध 20 वर्ष तक निरंतर उनके हृदय का कांटा बना रहा। जब सुबोध डिग्री लेकर अपने घर चला गया और मदारी फेल होकर इस दफ्तर में नौकर हो गए, तब उनका चित्त शांत हुआ। किंतु जब यह मालूम हुआ कि सुबोध बसरे जा रहा है, तब तो मदारी लाल का चेहरा खिल उठा। उनके हृदय से वह पुरानी फांस निकल गई। पर हाँ, हतभाग्य, आज वह पुराना नासूर सतगुण होकर टीस और जलन के साथ खुल गया। आज उनकी किस्मत सुबोध के हाथ में थी। ईश्वर इतना अन्यायी है, विधि इतनी कठोर। जब जरा चित्त शांत हुआ, तब मदारी लाल ने दफ्तर के क्लर्कों को सरकारी हुक्म सुनाते हुए कहा, अब आप लोग जरा हाथ पांव संभाल कर रखिएगा। सुबोध वो आदमी नहीं है जो भूलों को क्षमा कर दे। एक क्लर्क ने पूछा, क्या बहुत सख्त हैं? मदारी लाल ने मुस्कुरा कर कहा, वह तो आप लोगों को 2-4 दिन में ही मालूम हो जाएगा। मैं अपने मुंह से किसी की क्यों शिकायत करूं? बस चेतावनी दे दी कि जरा हाथ पांव संभाल कर रखिएगा। आदमी योग्य है, पर बड़ा ही क्रोधी, बड़ा ही दंभी। गुस्सा तो उसकी नाक पर रहता है। खुद हजारों हजम कर जाए और डकार तक ना ले, पर क्या मजाल कोई महात्म एक कौड़ी भी हजम कर ले। ऐसे आदमी से ईश्वर ही बचाए। मैं तो सोच रहा हूं कि छुट्टी लेकर घर चला जाऊं। दोनों वक्त घर पर हाजिरी बजानी होगी। आप लोग आज से सरकार के नौकर नहीं, सेक्रेटरी साहब के नौकर हैं। कोई उनके लड़के को पढ़ाएगा, कोई बाजार से सौदा सुलभ लाएगा और कोई उन्हें अखबार सुनाएगा, और चपरासियों के तो शायद दफ्तर में दर्शन ही ना हो। इस प्रकार सारे दफ्तर को सुबोध चंद की तरफ से भड़काकर मदारी लाल ने अपना कलेजा ठंडा कर लिया। इसके 1 सप्ताह बाद सुबोध चंद्र गाड़ी से उतरे। तब स्टेशन पर दफ्तर के सब कर्मचारियों को हाजिर पाया। सब उनका स्वागत करने आए थे।
मदारी लाल को देखते ही सुबोध तेजी के साथ लपक कर उनके गले से लिपट गए और बोले, तुम खूब मिले भाई, यहाँ कैसे आए? ओहो, आज एक युग के बाद भेंट हुई है। मदारी लाल बोले, यहाँ जिला बोर्ड के दफ्तर में हेड क्लर्क हूँ। आप तो कुशल से हैं। सुबोध, अजी मेरी ना पूछो। बसरा, फ्रांस, मिस्र और न जाने कहाँ कहाँ मारा मारा फिरा। तुम दफ्तर में हो, यह बहुत ही अच्छा हुआ। मेरी तो समझ में ना आता था कि काम कैसे चलेगा। मैं तो बिल्कुल कोरा हूँ, मगर जहां जाता हूँ मेरा सौभाग्य ही मेरे साथ जाता है। बसरा में सभी अफसर खुश थे। फ्रांस में भी खूब चैन किया। 2 साल में कोई 25,000 रुपए बना लाया और सब उड़ा दिए। वहां से आकर कुछ दिन तक कोऑपरेशन दफ्तर में मटरगश्ती करता रहा। यहाँ आया तुम मिल गए। फिर क्लर्कों को देखकर, ये लोग कौन हैं? मदारी लाल के हृदय में बर्छियां सी चल रही थी। दुष्ट 25,000 रुपए बसरा से कमा लाया, यहाँ कलम घिसते घिसते मर गए और 500 भी ना जमा कर सके। बोले, कर्मचारी हैं, सलाम करने आए हैं। सुबोध ने उन सभी लोगों से बारी बारी से हाथ मिलाया और बोला, आप लोगों ने व्यर्थ या कष्ट किया, बहुत आभारी हूँ। मुझे आशा है कि आप सब सज्जनों को मुझसे कोई शिकायत ना होगी। मुझे अपना अफसर नहीं, अपना भाई समझिए। आप सब लोग मिलकर इस तरह काम कीजिए कि बोर्ड की नेक नामी हो और मैं भी सुरखरू रहूं। आपके हेड क्लर्क साहब तो मेरे लंगोटिया यार हैं। एक वाक चतुर क्लर्क ने कहा, हम सब हुजूर के ताबेदार हैं, यथाशक्ति आपको असंतुष्ट ना करेंगे, लेकिन आदमी ही हैं। अगर कोई भूल हो जाए तो हुजूर उसे क्षमा करेंगे। सुबोध ने नम्रता से कहा, यही मेरा सिद्धांत है और हमेशा यही रहेगा। जहां रहा महात्मों से मित्रों का सा व्यवहार किया। हम और आप दोनों किसी तीसरे के गुलाम हैं। फिर रौब कैसा, अफसरी कैसी। हाँ, हमें नेक नियति के साथ अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। जब सुबोध से विदा होकर कर्मचारी चलने लगे तो आपस में बातें होने लगीं। आदमी तो अच्छा मालूम होता है। हेड क्लर्क के कहने से ऐसा मालूम होता था कि सबको कच्चा ही खा जाएगा। पहले सभी ऐसी ही बातें करते हैं, ये दिखाने के दांत हैं। सुबोध को आई 1 महीना गुजर गया। बोर्ड के क्लर्क, अर्दली, चपरासी सभी उनके बर्ताव से खुश हैं। वह इतना प्रसन्नचित्त है, इतना नम्र है कि जो उससे एक बार मिलता सदैव के लिए उसका मित्र हो जाता। कठोर शब्द तो उसकी जबान पर नहीं आता। सुबोध इनकार को भी अप्रिय नहीं होने देता, लेकिन द्वेष की आंखों में गुड़ और भी भयंकर हो जाता। सुबोध की ये सारे सद्गुण मदारी लाल की आंखों में खटकते रहते। उनके विरुद्ध कोई न कोई गुप्त षड्यंत्र रचते ही रहते। मदारी लाल ने पहले कर्मचारियों को भड़काना चाहा, सफल न हुए। बोर्ड के मेंबरों को भड़काना चाहा, मुंह की खाई। ठेकेदारों को उबारने का बीड़ा उठाया, लज्जित होना पड़ा। मदारी लाल चाहते थे कि भुस में आग लगाकर दूर से तमाशा देखें। सुबोध से यूं हंसकर मिलते, यूं चिकनी चुपड़ी बातें करते मानो उनके सच्चे मित्र हैं, पर घात में लगे रहते। सुबोध में सब गुण थे, पर आदमी को पहचानना न जानते थे। वे मदारी लाल को अब भी अपना दोस्त समझते हैं। एक दिन मदारी लाल सेक्रेटरी साहब के कमरे में गए, तब कुर्सी खाली देखी। वो किसी काम से बाहर गए थे। उनकी मेज पर 5,000 नोट के पुलंदों में बंधे हुए रखे थे। बोर्ड के मदरसों के लिए कुछ लकड़ी के सामान बनवाए गए थे, उसी के दाम थे। ठेकेदार वसूली के लिए बुलाया गया था। आज ही सेक्रेटरी साहब ने चेक भेजकर खजाने से रुपए मंगवाए थे। मदारी लाल ने बरामदे में झांक कर देखा, सुबोध का कहीं पता नहीं। उनकी नीयत बदल गई। मदारी लाल की ईर्ष्या में लोभ का सम्मिश्रण हो गया। कांपते हुए हाथों से पुलिंदे उठाए, पतलून की दोनों जेबों में भरकर तुरंत कमरे से निकले और चपरासी को पुकारने लगे। बोले, बाबूजी भीतर हैं? चपरासी आप ठेकेदार से कुछ वसूल करने की खुशी में फूला हुआ था। सामने वाले तमोली की दुकान से आकर बोला, जी नहीं, कचहरी में किसी से बातें कर रहे हैं, अभी अभी यहाँ से गए हैं। मदारी लाल ने दफ्तर में आकर एक क्लर्क से कहा, ये मिसिल ले जाकर सेक्रेटरी साहब को दिखाओ। क्लर्क मिसिल लेकर चला गया। जरा देर में लौट कर बोला, सेक्रेटरी साहब कमरे में ना थे, फाइल मेज पर रखाया हूं।
मदारी लाल ने मुंह सिकोड़कर कहा, कमरा छोड़कर कहाँ चले जाया करते हैं? किसी दिन धोखा उठाएंगे। क्लर्क ने कहा, उनके कमरे में दफ्तर वालों के सिवा और जाता ही कौन है? मदारी लाल ने तीव्र स्वर में कहा, तो क्या दफ्तर वाले सबके सब देवता है? कब किसकी नीयत बदल जाए कोई नहीं कह सकता। मैंने छोटी छोटी रकमों पर अच्छे अच्छों की नीयत बदलते देखी है। इस वक्त हम सभी सा हैं, लेकिन अवसर पाकर कोई चूकेगा नहीं। मनुष्य की यही प्रकृति है। आप जाकर उनके कमरे के दोनों दरवाजे बंद कर दीजिए। क्लर्क ने टालकर कहा, चपरासी तो दरवाजे पर बैठा हुआ है। मदारी लाल ने झुल्लाकर कहा, मैं आपसे जो कहता हूं वह कीजिए। कहने लगे, चपरासी बैठा हुआ है? चपरासी कोई ऋषि मुनि है? चपरासी ही कुछ उड़ा दे तो आप उसका क्या कर लेंगे? जमानत भी है तो 300 की। यहाँ एक एक कागज लाखों का है। यह कहकर मदारी लाल खुद उठे और दफ्तर के द्वार दोनों तरफ से बंद कर दिए। जब मदारी लाल का चित्त शांत हुआ तो नोटों के पुलिंदे जेब से निकालकर एक अलमारी में कागजों के नीचे अच्छे से छिपाकर रख दिए। फिर आकर अपने काम में व्यस्त हो गए। सुबोध चंद्र कोई घंटे भर में लौटे, तब उनके कमरे का द्वार बंद था। दफ्तर में आकर मुस्कुराते हुए बोले, मेरा कमरा किसने बंद कर दिया? भाई, क्या मेरी बेदखली हो गई? मदारी लाल ने खड़े होकर मृदु तिरस्कार दिखाते हुए कहा, साहब, गुस्ताखी माफ हो। आप जब कभी बाहर जाएं, चाहे 1 ही मिनट के लिए क्यों ना हो, तो दरवाजा बंद कर दिया करें। आपकी मेज पर रुपए, पैसे और सरकारी कागज पत्तर बिखरे पड़े रहते हैं। न जाने किस वक्त किसकी नीयत बदल जाए। मैंने अभी सुना आप बाहर गए हैं तो दरवाजा बंद कर दिया। सुबोध चंद द्वार खोलकर कमरे में गए और सिगार पीने लगे। मेज पर नोट रखे हुए हैं इसकी खबर ही न थी। सहसा ठेकेदार ने आकर सलाम किया तो सुबोध कुर्सी से उठ बैठे और बोले, तुमने बहुत देर लगा दी। तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। 10 ही बजे रुपए मंगवा लिए थे। रसीद लिखवा लाए हो ना? ठेकेदार बोला, हुजूर, रसीद लिखवा लाया हूँ। तो अपने रुपए ले जाओ। तुम्हारे काम से मैं बहुत खुश नहीं हूँ। लकड़ी तुमने अच्छी नहीं लगाई और काम में सफाई भी नहीं है। अगर ऐसा काम फिर करोगे तो ठेकेदारों के रजिस्टर से तुम्हारा नाम हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। यह कहकर सुबोध ने मेज पर निगाह डाली। वहां नोटों के पुलंदे ना थे। सोचा, शायद किसी फाइल के नीचे दब गए हों। कुर्सी के समीप के सब कागज उलट पुलट डाले, मगर नोटों का कहीं पता नहीं। हैं? नोट कहाँ गए? अभी तो यहीं रख दिए थे। कहाँ जा सकते हैं? सुबोध बार बार फिर फाइलों को उलटने पुलटने लगे। दिल में जरा जरा धड़कन होने लगी। सारी मेज के कागज छान डाले, पुलिंदों का पता नहीं। तब वे कुर्सी पर बैठकर इस आधे घंटे में होने वाली घटनाओं की मन में आलोचना करने लगे। चपरासी ने नोटों के पुलिंदे लाकर मुझे दिए, खूब याद है। भला ये भी भूलने की बात है, और इतनी जल्दी? मैंने नोटों को लेकर यहीं मेज पर रख दिया, गिना तक नहीं। फिर वकील साहब आ गए, पुराने मुलाकाती हैं। उनसे बातें करते जरा उस पेड़ तक चला गया। उन्होंने पान मंगवाए। बस इतनी ही देर हुई। जब गया हूं तब पुलंदे रखे हुए थे। हाँ, खूब अच्छी तरह याद है। तब ये नोट कहाँ गायब हो गए? मैंने किसी संदूक, दराज या अलमारी में भी नहीं रखे। फिर गए तो कहाँ? शायद दफ्तर में किसी ने सावधानी के लिए उठाकर रख दिए हों। हाँ, यही बात है। मैं व्यर्थ इतना घबरा गया। जी। तुरंत दफ्तर में आकर मदारी लाल से बोले, आपने मेरी मेज पर से नोट तो उठाकर नहीं रख दिए? मदारी लाल ने भौचक्के होकर कहा, क्या आपकी मेज पर नोट रखे हुए थे? मुझे तो खबर ही नहीं। अभी पंडित सोहनलाल एक फाइल लेकर गए थे, तब आपको कमरे में ना देखा तो मुझे मालूम हुआ आप किसी से बातें करते चले जा रहे हैं। तब दरवाजे बंद करा दिए। क्या आपको कुछ नोट नहीं मिल रहे? सुबोध ने आंखें फैलाकर कहा, अरे साहब, पूरे 5,000 के हैं। अभी अभी चेक बुनाया था। मदारी लाल ने सिर पीट कर कहा, पूरे 5,000? हे भगवान, आपने मेज पर खूब देख लिया। अजी, 15 मिनट से तलाश कर रहा हूं। चपरासी से पूछ लिया कौन कौन आया था? आइए।
जरा आप लोग भी तलाश कीजिए, मेरे तो होश उड़े हुए हैं। सारा दफ्तर सेक्रेटरी साहब के कमरे की तलाशी लेने लगा। मेज, अलमारियां, संदूक सब देखे गए। रजिस्ट्रों के वर्क उलट पुलट कर देखे गए, मगर नोटों का कहीं पता नहीं। कोई उड़ा ले गया, अब इसमें कोई सुबह न था। सुबोध ने एक लंबी ठंडी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गए। चेहरे का रंग फक हो गया, जरा सा मुंह निकल आया। इस समय कोई उन्हें देखता तो समझता कि महीनों से बीमार हैं। मदारी लाल ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा, गजब हो गया, और क्या, आज तक कभी ऐसा अंधेर न हुआ था। मुझे यहाँ काम करते हुए 10 साल हो गए, कभी धेले की चीज भी गायब न हुई। मैं आपको पहले ही दिन सावधान कर देना चाहता था कि रुपए पैसे के विषय में होशियार रहिएगा, मगर सुधनी थी, ख्याल न रहा। जरूर बाहर से कोई आदमी आया है और नोट उड़ाकर ले गया। चपरासी का यही अपराध है कि उसने किसी को कमरे में जाने ही क्यों दिया। वह लाख कसम खाए कि बाहर से कोई नहीं आया, लेकिन मैं इसे मानने को तैयार नहीं। यहाँ तो केवल पंडित सोहनलाल एक फाइल लेकर आए थे, मगर दरवाजे से झांक कर चले गए। सोहनलाल ने सफाई दी, मैंने तो अंदर कदम ही नहीं रखा साहब। अपने जवान बेटे की कसम खाता हूँ, जो अंदर कदम रखा भी हो। मदारी लाल ने माथा सिकोड़कर कहा, आप व्यर्थ में कसम क्यों खाते हैं? कोई आपसे कुछ कहता है? सुबोध के कान में बोले, बैंक में कुछ रुपए हों तो निकाल कर ठेकेदार को दे दिए जाएं, वरना बड़ी बदनामी होगी। नुकसान तो हो ही गया, अब उसके साथ अपमान क्यों हो? बोध ने करुण स्वर में कहा, बैंक में मुश्किल से 200-400 रुपए होंगे भाईजान। रुपए होते तो क्या चिंता थी, समझ लेता। जैसे 25,000 उड़ गए, वैसे 30,000 भी उड़ गए। यहाँ तो कफन को भी कौड़ी नहीं। उसी रात को सुबोध चंद्र ने आत्महत्या कर ली। इतने रुपयों का प्रबंध करना उनके लिए कठिन था। मृत्यु के पर्दे के सिवा सुबोध को अपनी वेदना, अपनी विवशता को छिपाने की और कोई आड़ न थी। दूसरे दिन प्रातः चपरासी ने मदारी के घर पहुंचकर आवाज दी। मदारी को रात भर नींद न आई थी, घबरा कर बाहर आए। चपरासी उन्हें देखते ही बोला, हुजूर, बड़ा गजब हो गया। सेक्रेटरी साहब ने रात को गर्दन पर छुरी फेर ली। मदारी लाल की आंखें ऊपर चढ़ गईं, मुंह फैल गया और सारी देह सिहर उठी, मानो उनका हाथ बिजली के तार पर पड़ गया हो। छुरी फेर ली? जी हाँ, आज सवेरे मालूम हुआ। वहां बहुत से पुलिस वाले जमा है, आपको बुलाया है। लाश अभी पड़ी हुई है? जी हाँ, अभी डॉक्टरी होने वाली है। बहुत से लोग जमा हैं, सब बड़े बड़े अफसर जमा हैं हुजूर। लाश की ओर ताकते नहीं बनता। कैसा भला मानुस हीरा आदमी था। सब लोग रो रहे हैं। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, एक सियानी लड़की है, ब्याहने लायक। बहू जी को लोग कितना रोक रहे हैं, पर बार बार दौड़कर लाश के पास आ जाती हैं। कोई ऐसा नहीं है जो रुमाल से आंखें ना पोंछ रहा हो। अभी इतने ही दिन आए हुए, पर सबसे कितना मेलजोल हो गया था। रुपए की कभी परवाह नहीं थी, दिल दरिया था। मदारी लाल के सिर में चक्कर आने लगा। अगर वे द्वार की चौखट पकड़े अपने को संभाल न लेते तो शायद गिर ही पड़ते। पूछा, बहू जी बहुत रो रही थी? कुछ न पूछिए हुजूर, पेड़ की पत्तियां झड़ी जाती हैं, आग फूलकर गूलर हो गई है। कितने लड़के बतलाए तुमने? हुजूर 2 लड़के हैं और एक लड़की। नोटों के बारे में भी बातचीत हो रही होगी। जी हाँ, सब लोग यही कहते हैं कि दफ्तर के किसी आदमी का काम है। दरोगा जी तो सोहनलाल को गिरफ्तार करना चाहते थे, पर शायद आपसे सलाह लेकर करेंगे। सेक्रेटरी साहब तो लिख गए हैं कि मेरा किसी कर्मचारी पर शक नहीं है। क्या सेक्रेटरी साहब कोई खत लिखकर छोड़ गए हैं? हाँ, मालूम होता है छुरी चलाते बखत याद आई कि सुबह दफ्तर के सब लोग पकड़ लिए जाएंगे। बस कलेक्टर साहब के नाम उन्होंने एक खत लिख दिया। क्या चिट्ठी में मेरे बारे में भी कुछ लिखा है? तुम्हें ये कैसे मालूम होगा? हुजूर, अब मैं क्या जानूं, मुदा इतना सब लोग कहते थे कि आपकी बड़ी तारीफ लिखी है। मदारी लाल की सांस और तेज हो गई। आंखों से आंसू की 2 बड़ी बड़ी बूंदें गिर पड़ी। आंखें पोंछते हुए बोले, वे और मैं एक साथ में पढ़े थे नंदू। 8-10 साल का साथ रहा,
साथ उठते बैठते, साथ खाते, साथ खेलते, बस इसी तरह रहते थे जैसे दो सगे भाई रहते हों। खत में मेरी क्या तारीफ लिखी है, मगर तुम्हें क्या मालूम होगा। आप तो चल ही रहे हैं, देख लीजिएगा। कफन का इंतजाम हो गया? नहीं हुजूर, कहा ना कि अभी लहास की डॉक्टरी होनी है। मुदा आप जल्दी चलिए, ऐसा न हो कि दूसरा आदमी बुलाने आता हो। हमारे दफ्तर के तो सब लोग आ गए होंगे। जी हाँ, इस मोहल्ले वाले तो सभी थे। मदारी लाल जब सुबोध चंद्र के घर पहुंचे तब उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि सब लोग उनकी तरफ संदेह की आंखों से देख रहे हैं। पुलिस इंस्पेक्टर ने तुरंत उन्हें बुलाकर कहा, आप भी अपना बयान लिखा दें, और सबके बयान तो लिख चुका हूं। मदारी लाल ने ऐसी सावधानी से अपना बयान लिखाया कि पुलिस के अफसर भी दंग रह गए। उन्हें मदारी लाल पर सुभाव होता था, पर इस बयान ने उनका अंकुर भी निकाल डाला। इसी वक्त सुबोध के दोनों बालक रोते हुए मदारी लाल के पास आए और कहा, चलिए, आपको अम्मा बुलाती हैं। दोनों मदारी लाल से परिचित थे। मदारी लाल यहाँ तो रोज ही आते थे, पर घर में कभी नहीं गए थे। सुबोध की स्त्री उनसे पर्दा करती थी। यह बुलावा सुनकर उनका दिल धड़क उठा। कहीं इसका मुझ पर सुबह ना हो, कहीं सुबोध ने मेरे विषय में कोई संदेह न प्रकट किया हो। मदारी लाल कुछ झिझकते और कुछ डरते हुए भीतर गए। तब विधवा का करुण विलाप सुनकर कलेजा कांप उठा। इन्हें देखते ही उस अबला के आंसुओं का कोई दूसरा स्रोत खुल गया और लड़की तो दौड़कर इनके पैरों में लिपट गई। दोनों लड़कों ने भी घेर लिया। मदारी लाल को उन तीनों की आंखों में ऐसी अथाह वेदना, ऐसी विदारक याचना भरी हुई मालूम हुई कि वो उनकी ओर देख ना सके। उनकी आत्मा उन्हें धिक्कारने लगी। जिन बेचारों का उन पर इतना विश्वास, इतना भरोसा, इतनी आत्मीयता, इतना स्नेह था, उन्हीं की गर्दन पर उन्होंने छुरी फेरी। उन्हीं के हाथों ये भरा पूरा परिवार धूल में मिल गया। इन असहायों का अब क्या हाल होगा। लड़की का विवाह करना है, कौन करेगा? बच्चों के लालन पालन का भार कौन उठाएगा? मदारी लाल को इतनी आत्मग्लान हुई कि उनके मुख से तसल्ली का एक शब्द भी ना निकला। उन्हें ऐसा जान पड़ा कि मेरे मुख में कालिक पुती है, मेरा कद कुछ छोटा हो गया है। मदारी लाल ने जिस वक्त नोट उड़ाए थे, उन्हें गुमान भी ना था कि उसका यह फल होगा। वो केवल सुबोध को आजिज करना चाहते थे, उनका सर्वनाश करने की इच्छा न थी। शोकातुर विधवा ने सिसकते हुए कहा, भैया जी, हम लोगों को वो मझधार में छोड़ गए। अगर मुझे मालूम होता कि मन में ये ठान चुके हैं, तो अपने पास जो कुछ था वो सब उनके चरणों पर रख देती। मुझसे तो यही कहते रहे, कोई ना कोई उपाय हो जाएगा। आप ही के मार्फत वो कोई महाजन ठीक करना चाहते थे। आपके ऊपर उन्हें कितना भरोसा था, ये कह नहीं सकती। मदारी लाल को ऐसा मालूम हुआ कि कोई उनके हृदय पर नस्तर चला रहा है। उन्हें अपने कंठ में कोई चीज फंसी हुई जान पड़ती थी। रामेश्वरी ने फिर कहा, रात सोए तब खूब हंस रहे थे, रोज की तरह दूध पिया, बच्चों को प्यार किया, थोड़ी देर हारमोनियम चलाया और तब कुल्ला करके लेटे। कोई ऐसी बात न थी जिससे लेस मात्र भी संदेह होता। मुझे चिंतित देखकर बोले, तुम व्यर्थ घबराती हो। बाबू मदारी लाल से मेरी पुरानी दोस्ती है, आखिर वो किस दिन काम आएंगे। मेरे साथ खेले हुए हैं, इस नगरी में उनका सबसे परिचय है। रुपयों का प्रबंध आसानी से हो जाएगा। फिर न जाने कब मन में ये बात समाई। मैं नसीबों की जली ऐसी सोई कि रात को मिनकी तक नहीं। क्या जानती थी कि वो रात में अपनी जान पर खेल जाएंगे। मदारी लाल को सारा विश्व आंखों में तैरता हुआ मालूम हुआ। उन्होंने बहुत जब्त किया, मगर आंसुओं के प्रभाव को रोक न सके। रामेश्वरी ने आंखें पोंछकर फिर कहा, भैया जी, जो कुछ होना था वो तो हो चुका, लेकिन आप उस दुष्ट का पता जरूर लगाइएगा जिसने हमारा सर्वनाश कर दिया। ये दफ्तर के ही किसी आदमी का काम है। वो तो देवता थे, मुझसे यही कहते रहे। मेरा किसी पर संदेह नहीं, पर है ये किसी दफ्तर वाले का काम। आपसे केवल इतनी विनती है कि उस पापी को बचकर न जाने दीजिए। पुलिस वाले शायद कुछ रिश्वत लेकर उसे छोड़ दें। आपको देखकर उनका हौसला न होगा। अब हमारे सिर पर आपके सिवा है ही कौन
किससे अपना दुख कहें। लाश की ये दुर्गत होनी भी लिखी थी। मदारी लाल के मन में एक बार ऐसा उबाल उठा कि सब कुछ खोल दे, साफ कह दे, मैं ही वो दुष्ट हूँ, वो अधम हूँ, वो पामर हूँ। विधवा के पैरों पर गिर पड़े और कहे, वही छुरी इस हत्यारे की गर्दन पर फेर दो। पर जबान न खुली। इसी दशा में बैठे बैठे उनके सिर में ऐसा चक्कर आया कि वो जमीन पर गिर पड़े। तीसरे पहर लाश की परीक्षा समाप्त हुई। अर्थी जलाशय की ओर चली। सारा दफ्तर, सारे हुक्काम, हजारों आदमी साथ थे। दाह संस्कार लड़कों को करना चाहिए था, पर लड़के नाबालिग थे। इसीलिए विधवा चलने को तैयार हो रही थी कि मदारी लाल ने जाकर कहा, बहू जी, ये संस्कार मुझे करने दो। तुम क्रिया पर बैठ जाओगी तो बच्चों को कौन संभालेगा। सुबोध मेरे भाई थे, जिंदगी में उनके साथ कुछ सुलूक ना कर सका। अब जिंदगी के बाद मुझे दोस्ती का कुछ हक अदा कर लेने दो। आखिर मेरा भी तो उन पर कुछ हक था। रामेश्वरी ने रोककर कहा, आपको भगवान ने बड़ा उदार हृदय दिया है भैया जी, नहीं तो मरने पर कौन किसको पूछता है। दफ्तर के और लोग जो आधी आधी रात तक हाथ बांधे खड़े रहते थे, झूठी बात न पूछने आए कि जरा ढांढस होता। मदारी लाल ने दाह संस्कार किया। 13 दिन तक क्रिया पर बैठे रहे। 13वें दिन पिंडदान हुआ। ब्राह्मणों ने भोजन किया, भिखारियों को अन्न दान किया गया, मित्रों की दावत हुई, और यह सब कुछ मदारी लाल ने अपने खर्चे से किया। रामेश्वरी ने बहुत कहा कि आपने जितना किया उतना ही बहुत है। अब मैं आपको और जेरबार नहीं करना चाहती। दोस्ती का हक इससे ज्यादा और कोई क्या अदा करेगा। मगर मदारी लाल ने एक न सुनी। सारे शहर में उनके यश की धूम मच गई। मित्र हो तो ऐसा हो। 16वें दिन विधवा ने मदारी लाल से कहा, भैया जी, आपने हमारे साथ जो उपकार और अनुग्रह किए हैं, उनसे हम मरते दम तक ऊऋण नहीं हो सकते। आपने हमारी पीठ पर हाथ न रखा होता तो न जाने हमारी क्या गति होती। कहीं रुख की छांव भी तो नहीं थी। अब हमें घर जाने दीजिए। वहां देहात में खर्च भी कम होगा और कुछ खेती बाड़ी का सिलसिला भी कर लूंगी। किसी न किसी तरह विपत्ति के दिन कट ही जाएंगे। इसी तरह हमारे ऊपर दया रखिएगा। मदारी लाल ने पूछा, घर पर कितनी जायदाद है। रामेश्वरी, जायदाद क्या है, एक कच्चा मकान है और 10-12 बीघे की काश्तकारी है। पक्का मकान बनवाना शुरू किया था, मगर रुपए पूरे न पड़े। अभी अधूरा पड़ा हुआ है। 10-12 हजार खर्च हो गए और अभी छत पड़ने की नौबत नहीं आई। कुछ रुपए बैंक में जमा है या बस खेती का ही सहारा है। जमा तो एक पाई भी नहीं है भैया जी। उनके हाथ में रुपए रहने ही न पाते थे। बस वही खेती का सहारा है। तो उन खेतों में इतनी पैदावार हो जाएगी कि लगान भी अदा हो जाए और तुम लोगों की गुजर बसर भी हो। और कर ही क्या सकते हैं भैया जी। किसी न किसी तरह जिंदगी तो काटनी ही है। बच्चे ना होते तो मैं जहर खा लेती। और अभी बेटी का विवाह भी करना है। उसके विवाह की अब चिंता नहीं। किसानों में ऐसे बहुत से मिल जाएंगे जो बिना कुछ लिए दिए ब्याह कर लेंगे। मदारी लाल ने एक क्षण सोच कर कहा, अगर मैं कुछ सलाह दूं तो उसे मानेंगी आप। भैया जी, आपकी सलाह न मानूंगी तो किसकी सलाह मानूंगी, और दूसरा है ही कौन। तो आप अपने घर जाने के बदले मेरे घर चलिए। जैसे मेरे बाल बच्चे रहेंगे वैसे ही आपके भी रहेंगे। आपको कष्ट ना होगा। ईश्वर ने चाहा तो कन्या का विवाह भी किसी अच्छे कुल में हो जाएगा। विधवा की आंखें सजल हो गई। बोली, मगर भैया जी सोचिए। मदारी लाल ने बात काट कर कहा, मैं कुछ न सोचूंगा और ना ही कोई उज्र सुनूंगा। क्या दो भाइयों के परिवार एक साथ नहीं रहते। सुबोध को मैं अपना भाई समझता था और हमेशा समझूंगा। विधवा का कोई उज्र न सुना गया। मदारी लाल सबको अपने साथ ले गए और आज 10 साल से उनका लालन पालन कर रहे हैं। सुबोध के दोनों बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं और कन्या का विवाह एक प्रतिष्ठित कुल में हो गया। मदारी लाल और उनकी स्त्री तन मन से रामेश्वरी की सेवा करते हैं और उनके इशारों पर चलते हैं। मदारी लाल सेवा से अपने पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं।
अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी प्रायश्चित। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल पर आएं। आपसे वहीं मिलूंगी। धन्यवाद।